हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। चलिए दोस्तों, आगे हम व्याकरण के क्वेश्चन कर लेते हैं और हमारा जो लेसन था वो वर्णमाला वाला वो आगे हम कर लेते हैं। पहले हमने किए थे 23 क्वेश्चन और आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 24 क्वेश्चन थे, तो इसमें से हम पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है। कौन सा पूछा है? स्वर संवृत पूछा है कि कौन सा संवृत है। तो इसमें हो जाएगा आंसर हमारा सी। देखो इसमें दिए भी हैं अपने संवृत और विवृत दो प्रकार के होते हैं मुख विवर के हिसाब से, कि जो जैसा हमारा उच्चारण के हिसाब से जब हम स्वर बोलते हैं तो स्वर के उच्चारण के हिसाब से मुख विवर जितना खुलता है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, वो करते हैं। संवृत और विवृत दो प्रकार बनते हैं। तो विवृत देखो इसमें दिया है, विवृत है, विवृत में आ जाएगा आ। देखो बोलने से पता लग रहा है कि विवृत मतलब पूरी तरह खुला हुआ और संवृत मतलब थोड़ा सा बंद करके। तो विवृत में खुलने पे आ बोलने पे पूरा हमारा क्या होता है, मुख विवर है वो पूरा खुल जाता है। तो अर्ध विवृत में आ जाएगा अ, ए, औ, अ। जो ये अर्ध विवृत वाले है इसमें थोड़ा सा कम मुंह खुलता है, ठीक है। संवृत वाले में है ई, ऊ और ऊ, ये चारों आ जाएंगे संवृत में। और अर्ध संवृत में कम खुलना, ए और ओ, ये आ जाएंगे। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सी। सी के अंदर है ई, तो आ हो जाएगा विवृत के अंदर और ओ हो जाएगा अर्ध विवृत के अंदर और ए हो जाएगा अर्ध संवृत के अंदर। तो ई इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। मूर्धन्य के अंदर ट वर्ग सारा आ जाएगा, तो बी ऑप्शन इसके अंदर है ट वर्ग, ट ठ ड ढ। तो इसमें देखो कंठे ध्वनि में इसमें आंसर में दिया है क ख ग घ, और तालव्य में च वर्ग हो जाएगा, दंत्य में तय वर्ग हो जाएगा और ओष्ठ्य में पै वर्ग हो जाएगा। ये वाली में एक क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों, ये भी ध्यान से हमारे याद रखने होते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो ओष्ठ पै वर्ग है, हमें ऊपर भी देखो देखा है ये वाला, प वर्ग में ओष्ठ ध्वनि आती है सारी। तो इसमें अगर पै वर्ग का देखें तो पै है, म है, भ है, च बच जाता है। च वर्ग क्या हो जाएगा, तलव्य वर्ग में आता है। तो तलव्य ध्वनि में च हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। क्या बोला कि मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। तो मात्रा हमें पता है, अ से लेके री तक जितनी भी क्या हमारी मात्राएं हैं। तो स्वर को, मात्रा स्वर को समरूप गेफ्रिम कहते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, कि मात्रा स्वरों को क्या कहते हैं, गेफ्रिम कहते हैं। और इसमें हिंदी में कुल कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं, जिनकी कितनी मात्राएं हैं, 10 मात्राएं हैं। अ को छोड़ के सारी कितनी मात्राएं हैं, 10 मात्राएं हैं। और सारी ऐसे लेके री तक मात्राएं हो जाएंगी। आगे है, प्राचीन का विलोम शब्द पूछा है। इसमें क्या पूछा है, विलोम शब्द पूछा है। प्राचीन का क्या हो जाएगा, अवार्चिन, ठीक है, ये हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, अवार्चिन। आगे है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान। तो च वर्ग मैंने पहले बोला कि च वर्ग किस में आएगा, सारा उसमें आ जाए, तालव्य में आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। दंत्य वाला भी अलग वर्ग है, ओष्ठव्य में पै वर्ग हो जाएगा, वर्ष में अलग वर्ग हो जाएगा। तो ये सारी, अगर एक वर्ग भी हमें ध्यान रहता है तो उसके हिसाब से हम आंसर लगा सकते हैं। तो तालव्य में सारा च वर्ग आता है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर है 30, कौन सी तालव्य ध्वनि है। क्या पूछा है, कौन सी तालव्य ध्वनि है। तो च, प, ल और ह ये दी हैं ऑप्शन में, और इसका हो जाएगा हमारा अ। तालव्य ध्वनि हम करके आए हैं, अब च हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर च हो जाएगा। निम्नलिखित इनमें से कौन सा पश्च स्वर है। पश्च और अग्र स्वर जरूर पूछे जाते हैं, ये भी हमें ध्यान रखने होते हैं। इसमें देखो आंसर में भी दिए हैं, अग्र ध्वनि वाले अग्र स्वर कौन से है, ई, ए, ई। जो जीवा का आगे का भाग है उसके आधार पे हमारे 3 भेद किए हैं इन्होंने। जीवा के बोलने पर हमारा जितना आगे का भाग काम करता है या फिर बीच का करता है उसके हिसाब से ये 3 भाग दिए हैं। इसके अग्र भाग में हो जाएगा ई, ए और ए। मध्य स्वर में अ हो जाएगा, और पश्च स्वर में आ, उ और ओ, आ का है, इसमें हो जाएगा पश्च स्वर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आ। पश्च स्वर में कौन सा है, अकेला पश्च स्वर में आ भी आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। क्या पूछा है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त पूछा है क, य, च और ट और औ। तो इसमें ट तो होगा नहीं, ना तो ये संयुक्त व्यंजन है और ना इसमें ट अकेला दिया है वर्ण।
और च है ये क्या हो जाएगा, दोहरे जो आते हैं दो मिल के बनते हैं वो हो जाएगा ये। और औ है वो अकेला वर्ण है, तो ये हो जाएगा हमारा क ये हो जाएगा क य। कल भी हमने एक वीडियो डाली थी, उसके अंदर संयुक्त अक्षर दिए थे सारे, क य क ल, जो पीछे एक आफ और एक पूरा आता है तो उसमें क्या होते हैं, वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। आगे है इसमें क्वेश्चन नंबर 33 है, और इसमें है आगे, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। अघोष यानी कि अघोष और सघोष, ये भी हमारे मुख्य विवर के गिरसन के हिसाब से जो बोले जाते हैं स्वर व्यंजन, उसमें कौन से है, ये अघोष ध्वनि निकलती है और सघोष ध्वनि निकलती हैं। तो इसमें हो जाएगा सी, प और फ। आगे के दो वर्ण हैं वो क्या हो जाए, कौन से हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। जिस भी वर्ग के हिसाब से पहला और दूसरा होगा वो कौन से हो जाएंगे, अघोष, और बाकी के तीसरा हो जाएंगे सघोष। बाकी के तीन बच दिए वो कौन से हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। आगे देखते हैं, देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में से एक नाम गलत है। देवनागरी जब लिपि है वो जब निकली है तो उनकी लिपियां कहाँ से होकर निकली है, कौन सी लिपियों से होकर देवनागरी लिपि बनी है, तो उनके ये पूछा है उनमें से। तो इसमें से कौन सी भी आंसर नहीं दिया। ब्राह्मी है, ब्राह्मी से आगे गुप्त लिपि बनी है, और गुप्त लिपि से आगे इसमें क्या बनी है, कुटिल लिपि, और कुटिल लिपि के आगे दो लिपियाँ बनी हैं, देवनागरी और शारदा लिपि। तो इसमें से भी कौन सी भी अकेले लास्ट की नहीं दिया है कि देवनागरी के लास्ट में बताया है देवनागरी और शारदा लिपि, इसको आगे और भी आगे दिया है, तो इन्होंने इसमें आंसर में नहीं दिया है, इसमें गलत माना इन्होंने। खरोष्टी लिपि देवनागरी लिपि पूर्व लिपि में नहीं है, जबकि ब्राह्मी से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो खरोष्टी लिपि है, खरोष्टी तो अलग से मिलेगी। ये तीनों इनकी क्या है, इन देवनागरी लिपि से मिलकर बनी है। आगे चलेंगे, आगे इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, ये बताना है कि आगे इनके इन चिन्ह दिए हैं, ग अघोष, स उष्म और फ अल्प प्राण है, ठ अघोष है। इसमें ये पूछा है कि कौन सा सुमेलित है। तो हमने पहले किया था अघोष का किया था कि पहला और दूसरा होगा, तो ये भी गलत है, सुमेलित नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। और आगे का हमारे दिया है इसमें फ का भी नहीं है, और स का है उष्म वर्ग, स वर्ग है जो घर्षण वाले, वो सारे उष्म व्यंजन में आ जाएंगे, उष्म ध्वनि में आ जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन। और ठ बाकी के तीन थे जो हर वर्ग का 3 जो बाकी के बचते हैं, पहला दूसरा अघोष हो जाएंगे और लास्ट के हो जाएंगे सघोष। तो ट ठ ड ये हो जाएंगे सघोष में, गलत है, ये अघोष में आएगा। तो ये वाला ठ है वो अघोष में आएगा, न कि सघोष में। ये भी सुमेलित नहीं है, अकेला सी हो जाएगा सुमेलित है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है, इनमें से उष्म व्यंजन नहीं है। तो अभी पीछे किया था हमने उष्म व्यंजन, उष्म पूछा था, उसमें तो उष्म ध्वनि के हिसाब से पूछा था, लेकिन इसमें उष्म व्यंजन पूछा है कि कौन सा उष्म व्यंजन नहीं है। तो इसमें देखो आंसर में दिया है कि ल है वो उष्म व्यंजन नहीं है। अगर हम ये देखें उष्म व्यंजन के अंदर श वाला वर्ग और य र ल व है, वो कौन से हो जाएंगे, उष्म ध्वनि हो जाएंगे सारे। तो इसमें हो जाएंगे ये डी ऑप्शन हो जाएगा, लय नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियाँ हैं, महाप्राण भी और अलप प्राण भी, ये भी अघोष सघोष की तरह में ध्यान रखने पड़ेंगे कौन सा वर्ग के अंदर आते हैं। तो ड हो जाएगा, डी हो जाएगा ड और ध। ये दो वर्ग के अलग अलग ले लिए हैं, ट वर्ग का ढ ले लिया और त वर्ग का ध ले लिया, तो ये क्या हो जाएंगे, महाप्राण ध्वनि हो जाएंगे। क और ख ग पहला और तीसरा, क वर्ग के अंदर अगर हम क वर्ग की पहचान करें तो क वर्ग के अंदर हमारा हो जाएगा क, और ख को छोड़ दो ग, और घ को छोड़ दो अड़, अड़ को तो छोड़ ही दो क्योंकि इसमें से कौन सी ध्वनि भी इसमें महाप्राण अलप प्राण में आती। क वर्ग और ग वर्ग है वो कौन सी ध्वनियाँ हैं, अलप प्राण हैं। अगर और तीसरा और चौथा वर्ण देखेंगे तो वो हो जाएंगे हमारी महाप्राण ध्वनियाँ। तो इसमें क वर्ग अलप प्राण ये हो गए, और ये भी हो जाएगा च और ज और प और ब, ये भी क्या है, अलप प्राण ध्वनियाँ, ये बच गए ये, तो ये हो जाएंगे डी वाला ऑप्शन, महाप्राण ध्वनियाँ। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से एक कथन सही है,
कथन सही बताना है कि कौन सी सही है। तो इसमें ऑप्शन दिया है ए वाला ऑप्शन, सभी स्वर सघोष होते हैं। सही बात है ये। हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में, मतलब स्वर के बारे में हमने पढ़ा भी होता है कि सभी सघोष हैं, स्वर हैं वो सारे सघोष होते हैं। स्वर सारे किस में आ जाएंगे, सघोष के अंदर आएंगे। और सभी स्वर अघोष होते हैं, ये भी नहीं होता। सभी स्वर सघोष और अघोष ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो दोनों अघोष सारे अघोष हो सकते और ना ही सघोष हो सकते हैं। सभी स्वरों में घोष तो नहीं होता। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका, सभी स्वर सघोष होते हैं। इसमें आंसर में पड़ जाए, देखो सभी स्वर सघोष होते हैं, ये कथन सही है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास से स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे सघोष कहते हैं। सघोष वर्ण व्यंजन वर्ण के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण व अंतस्थ व्यंजन य र ल व इसके अंतर्गत आते हैं। अन्य के कथन क्या है, सारे गलत हैं। आगे चलेंगे। वत्स्य ध्वनियों के उच्चारण, क्या पूछा है कि वत्स्य ध्वनियों के उच्चारण है वो कहाँ कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कहाँ से होकर निकलते हैं। तो ए वाला ऑप्शन दिया है, जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती हैं। क्या कहता है कि वत्स्य ध्वनियाँ कौन सी हो जाएंगी। इसकी एक ट्रिक है, वत्स्य ध्वनियों की कौन सी वत्स्य ध्वनि में आते हैं, व्यंजन में आते हैं। तो सरलन, सरल, न, सरलन, सरलन। तो इसमें वत्स्य ध्वनियाँ सारी जितने भी हैं ध्वनि के वर्ण हैं वो सारे आ जाएंगे सरलन में। स र ल न, अगर यहाँ पे भी देखें तो ये देखो लिखा है न स र ल, इसमें ये ट्रिक है, ये वत्स्य ध्वनि के अंतर्गत आ जाएंगे। आगे करते हैं। री ध्वनि है, री ध्वनि पूछा है कि कौन सी ध्वनि है। री ध्वनि है उत्क्षिप्त, मूर्धन्य, पार्श्विक, संघर्षी। तो इसमें हो जाएगा मूर्धन्य हो जाएगा। ट ठ ड ण वाला जो वर्ग है उसके अंतर्गत कौन सी की ध्वनि है, मूर्धन्य ध्वनि है, री आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी ध्वनियाँ अयोगवा है, अयोगवा पूछा है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा 41 का हो जाएगा सी, अंग और अह वाली है वो कौन सी ध्वनियाँ हैं, अयोग वाली आ जाएंगी। और आगे पूछा उत्क्षिप्त में कौन से आ जाएंगे, ड और ढ, ड और ढ उत्क्षिप्त जो हमारी जीभ के उल्टाव के साथ में पैदा होती हैं तो उत्क्षिप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं, मतलब जिसमें अधिक प्रयत्न निकलता हो तो उसमें कौन सी हो जाएंगी, महाप्राण हो जाएंगी, क्योंकि इनमें अलप्राण की बजाय कुछ ज़्यादा समय लगता है। क बोलेंगे तो थोड़ा सा हमें प्रयत्न कम करना पड़ेगा, लेकिन अगर ख बोलेंगे तो इसका ज़्यादा घर्षण होगा और ज़्यादा क्या होगा, प्रयत्न लगेगा। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कौन से वर्ग में ओष्ठस्य वर्ण है। ओष्ठस्य, ओष्ठस्य का बताया था कि प वर्ग सारा क्या हो जाएगा, ओष्ठस्य वर्ण हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, प फ ब। देखो दोस्तों बार बार मैं अगर क्वेश्चन हम देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं वो क्या है, पिछले पेपरों के आए हुए हैं, तो इनसे भी हमें प्रैक्टिस करने को मिलती है। जितना हम इनका क्वेश्चन निकालेंगे उतना ही हमें क्या होगा, पता लगता जाएगा कि कौन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं व्याकरण के अंदर, और इससे भी हमारे क्या होगा, अभ्यास हो जाएगा और हम आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे देखते हैं, कौन से वर्ग में सभी वर्ण अलप्राण व्यंजन हैं। सभी वर्ण हैं और अलप्राण है बोला है कि इसमें जो ऑप्शन में दिया है वो अलप्राण बताने हैं कौन से हैं। तो इसमें देखो अपन देखे अगर करके देखेंगे तो भी हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि हर वर्ग का पहला और तीसरा है, पहला और तीसरा है वो कौन से ऑप्शन होंगे, अलप्राण होंगे, और आगे वाले कौन से होंगे, तीसरा और पांचवा ही होगा। हाँ, तो तीसरा और पांचवा कौन से हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएगी। इसमें तीसरा और पांचवा अलप्राण पूछे हैं, पहला और तीसरा हो जाएंगे। तो इसमें पहला वर्ग क वाला कर वर्ग का हो जाएगा, च भी पहला हो जाएगा वर्ण, ट भी और त भी। तो इसके हिसाब से बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे है, तालव्य वर्णों का वर्ग कौन सा है। तालव्य वर्णों का वर्ग कौन सा है। तालव्य वर्ग का पूछा है, तो तालव्य हमने किया था कि स वर्ग, च वर्ग और ई। स वर्ग नहीं, छ अकेला स तालव्य के अंदर, और च वर्ग पूरा, और ई है वो कौन से वर्ण हो जाएंगे, तालव्य वर्ण हो जाएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से इन्होंने अलग से अकेला वर्ग नहीं पूछा है कि जो च वर्ग है वो तालव्य में आएगा, क्योंकि स और ई भी दिया है इसमें,
ठीक है। तो ये दो जो ऑप्शन में दिए हैं स और ची ई, तो ये दोनों अलग से चैवर्ग के अलावा ये दो अक्षर वर्ण हैं वो तालव्य वर्ण के अंतर्गत आएंगे। आगे देखते हैं महाप्राण व्यंजन होता है। महाप्राण व्यंजन देखो हमने पहले बताया ना, पहला और तीसरा कौन से हो जाएंगे, अलप प्राण हो जाएंगे, और तीसरा और पांचवा कौन से हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे। तो इसका डी ऑप्शन दिया है दूसरा और चौथा। पहला और तीसरा कौन सा, अलप प्राण था, और दूसरा और चौथा कौन से हो जाएंगे, हमारे हो जाएंगे महाप्राण व्यंजन। आगे देखते हैं री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है। री स्वर की मात्रा का प्रयोग बोला है कि कौन से शब्द में है, मातृभूमि, रात्रि, आम्र, क्रिया। इन तीनों में देखोगे तो ना तो रात्रि में है, रात्रि में तो त्र के आगे मात्रा लगी है ई की, न कि री की मात्रा लगी है, उसमें ई की मात्रा लगी है। और आम्र के अंदर र है, माँ के मैं के अंदर है, वो क्या लगा है, र लगा है, न कि री की मात्रा। री की मात्रा अकेले सिर्फ अ के अंदर लगी है, जो मातृभूमि है त्रि की री की मात्रा लगी है। तो ये हो जाएगा हमारा री की मात्रा इसके अंदर ए वाले ऑप्शन में लगी है। तो दोस्तों ये थे कुछ के व्याकरण के क्वेश्चन। अगर आपको हमारे व्याकरण के क्वेश्चन हैं वो अच्छे लगते हो तो आप हमारे साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हम जो जितने भी व्याकरण के अंतर्गत वो हमारे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं इस बुक के हिसाब से, वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे ताकि हमारे व्याकरण है वो परफेक्ट हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन करने से ही पता लगता है कि हमारा कितना का आउटपुट हुई है। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।